आदाब, नमस्कार। मैं शाहिद हूं। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, हमारी कृषि परंपरा देश की तरह प्राचीन है। सचिन वाजे के आरोपों को अनिल देशमुख ने बताया देवेंद्र फडणवीस की नई चाल, कहा विश्वास करना होगा गलत। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से अब तक 6 लोगों की मौत, 53 लापता, 60 से ज्यादा घर बहे। आशा किरण होम में 14 मौत की क्या है वजह, आप सरकार ने दिए जांच के आदेश, एक्शन में एलजी, विपक्ष ने साधा निशाना। योगी सरकार के लॉ जिहाद कानून पर भड़क गई सपा सांसद इकरा हसन। उपचुनाव में जयंत चौधरी को लगेगा झटका, बीजेपी से नहीं होगी मांग पूरी। बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं के लिए मायावती ने बीजेपी कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। इजरायल की रक्षा करेगा अमेरिका, पश्चिम एशिया में तैनात करेगा लड़ाकू जेट और नौसेना के जहाज। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में मौजूद कृषि अर्थशास्त्रियों को संबोधित भी किया। उन्होंने बताया कि 65 वर्षों बाद भारत में इस तरह का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हैं। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को स्वागत किया। उन्होंने बताया कि कृषि को लेकर हमारी परंपराएं हमारे देश की तरह ही प्राचीन है। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। इसका लाभ भारत के किसानों को भी मिल रहा है। हमारे यहां राइस की कुछ वैरायटीज ऐसी भी है। मुंबई पुलिस के बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे द्वारा पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बीच सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दरअसल सचिन वाजे ने अनिल देशमुख पर अपने पीए के माध्यम से पैसे लेने का आरोप लगाया था, जिस पर अब पूर्व मंत्री देशमुख की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सचिन वाजे के आरोपों को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की नई चाल बताया है। आपको पता है कि 5-6 दिन पहले मैंने जब देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया और किस प्रकार से 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे जेल में जाना चाहिए, आदित्य ठाकरे जेल में जाना चाहिए, उसके लिए मैंने झूठा एफिडेविट करके देना चाहिए, ये बात जब मैंने जनता के सामने लाई, उसके लिए अभी आज जो सचिन वाजे ने जो आरोप किया, ये देवेंद्र फडणवीस की नई चाल है। आपको पता है कि मुंबई हाईकोर्ट ने खुद ने बोला है कि सचिन वाजे ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, गुनहगारी प्रवृत्ति का आदमी है। 2 खून के इल्जाम में उसको जेल में डाला गया, आज भी खून के इल्जाम में वो जेल में है। उसके बयान के ऊपर, सचिन वाजे के बयान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, उसके स्टेटमेंट के ऊपर या उसके बयान के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, इस प्रकार का हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट ने खुद ने बोला है कि सचिन वाजे के स्टेटमेंट के ऊपर या बयान के ऊपर विश्वास करना गलत होगा, क्योंकि ये गुनहगारी। ईडी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने आज अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डेटा अपने आप में दिख रहा है। भाजपा ने जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं वे अब भाजपा में हैं। भाजपा एक बात बता दीजिए, वे भ्रष्ट हैं या नहीं। महाराष्ट्र के बहुत से मंत्री जो आज उनके साथ सरकार में काम कर रहे हैं, उन पर पहले भाजपा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए थे। अरे मुझे आश्चर्य नहीं लगता। आईस, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, मैं तो कई दिनों से बता रही हूँ, और डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आपको याद होगा भारतीय जनता पक्ष ने एक बड़ा प्रोग्राम चलाया था, डर्टी डजन नाम का, आपको याद होगा, आपकी चैनल ने भी दिखाया था। वो डर्टी डजन गए कहाँ?
सारे डर्टी डजन जिनको भारतीय, मैंने नहीं कभी कहा है वो भ्रष्ट है या नहीं है मुझे नहीं पता भैया। मैं राजनीति में एक दूसरे को भ्रष्टाचार का आरोप करने के लिए नहीं आऊँ, मैं देश की सेवा करने के लिए आई हूँ। और सारे जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने जिन पे आरोप किए हैं वो सारे आज बीजेपी या उनके मित्र पक्ष में है और मंत्री भी है। तो आप ये सवाल मुझे नहीं भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि भैया भ्रष्ट कौन है, आप एक बार इस पार या उस पार बता दीजिए। और जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे, मैंने तो आज तक किसी पे भी कोई भी आरोप नहीं किया। सबसे ज्यादा आरोप किसने किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने किए। उनके सारे मित्रों पक्षों का भी हिसाब लीजिए आप। महाराष्ट्र के सारे मित्र पक्ष जो आज उनके साथ है, सरकार में है, उन सारे मंत्रियों पे और नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी ने आरोप किए हैं भ्रष्टाचार के। आप आपका चैनल का डेटा निकालिए 5 सालों का। निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पीए के माध्यम से पैसा लेने का आरोप लगाए हैं। इसको लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। संजय राउत ने कहा कि जो एंटीलिया बम कांड का आरोपी है वो बीजेपी का प्रवक्ता बनकर इस तरह की बात कर रहा है। एंटीलिया में क्या होता आपको मालूम है ना? बम रखा था, जिलेटिन रखा था, उसके बाद एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उसमें आरोपी है। मुंबई के पुलिस, उस वक्त के पुलिस कमिश्नर और 2-4 अधिकारी, एक आरोपी जेल में है। हाँ, एटीएस के पास केस है, सीबीआई के पास केस है, बहुत से धागे उसमें है। वो आरोपी भाजपा का प्रवक्ता बनकर, बीजेपी का प्रवक्ता बनकर, फडणवीस जी का प्रवक्ता बनकर बाहर रहकर बात करता है और मीडिया उसको महत्व देती है, भाजपा वाले तालियां बजाते हैं। इस तरह से महाराष्ट्र के राजनीति का स्तर ये लोगों ने गिराया है। एक आरोपी है, वो गुनहगार है, जेल में है। इतना अनिल देशमुख इस राज्य के गृह मंत्री थे। अनिल देशमुख 7 बार के विधायक है, अभी भी है, नेता है एक पार्टी का। उनको फंसाएगा, उनको बोलने का अधिकार है, वो बोल सकते हैं, लेकिन उनको जवाब देने के लिए आपको एक टेररिस्ट का सहारा लेना पड़ रहा है बीजेपी को। यह आपकी हार है। गृह मंत्री फडणवीस का यह अगर अधिकार है, कर्तव्य है कि सामने आओ और कहो लोगों से, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक टेररिस्ट के स्टेटमेंट पर, राजनीतिक स्टेटमेंट पर विश्वास न रखो, ये उनकी जिम्मेदारी है। चुनाव आने वाले डेफिनेटली भाजपा हार गया है, मन से भी हार गया है और मैदान में भी हारेगी, इसलिए गुंडों का सहारा लेकर। हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त को शिमला सहित 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से कुदरत का कहर देखने को मिला। रामपुर के समेज खड्डा के पास बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 53 लोग लापता हैं और 60 से अधिक घर बह गए हैं और कई गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यहां अभी तक राहत और बचाव कार्य जारी है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल में आई आपदा पर कहा, समेज गांव पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, लोगों के घर तबाह हुए हैं, यह बहुत दुखद स्थिति है, हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। देख ही रहे हैं कि ये जो श्रीखंड पहाड़ पर लोग जा रहे थे, उस पहाड़ी के टॉप पर ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसने 3 जगह रुख अपनाया है। एक वो इस तरफ गया है, एक इधर को आया, एक बाएं की तरफ गया है। तीनों जगह में उन्होंने अपनी जो तीव्रता थी वो दिखाई और वो नदी नालों के साथ मिलकर और भी उग्र रूप उसने लिया है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो समेज गांव था वो पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग वहाँ बसे हुए थे, उनके सभी के घरों का नामो निशान नहीं है, उनके लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। ये बहुत ही दुखद स्थिति हमारे लिए है। हमने पिछली बरसात में भी ऐसी स्थिति का सामना किया था और अभी तो बरसात पूरी तरह से आई भी नहीं है और ये इस तरीके से जो जगह जगह में क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं उससे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि हम जो लगे लोग नदी के किनारे बसना चाहते हैं उनको रोक लगाएं और उनको कहा कि ये डेंजरस पॉइंट्स है, कभी भी इसमें पानी आ सकता है, कभी भी क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, कभी भी ऐसी क्षति हो सकती है। तो उनको आगे के लिए ये सचेत सरकार करे कि ऐसे जो नदी के किनारे के नजदीक बसने का प्रयास न करें, ताकि उसमें ये जो हम बार बार देख रहे हैं कि ऐसी क्षति हो रही है उससे बचने की संभावना।
दिल्ली के आशा किरण शेल्टर होम में हुई हालिया मौतों से हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि यहां इस साल जनवरी से लेकर जून तक पिछले 6 महीनों में 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जुलाई के महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौत को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार निशाने पर है। कार्डबोर्ड की शीट से कवर था, बच्चा उसमें गिरता है, 8 फुट गहरा था, हालांकि बच्चे को बचा लिया। देखिए, एक के बाद एक जिस प्रकार की ये घटनाएं हो रही हैं उससे ये बात एकदम समझ में आती है कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब सिद्ध हुई है। लगातार दुर्घटनाएं दिल्ली में हो रही हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी और उसके नेता केवल आरोप की राजनीति में लगे हुए हैं। कोई ऐसी जिम्मेदारी उन्होंने आज तक नहीं ली जिसमें ये समझ में आए कि उन्होंने किसी घटना या दुर्घटना जो भी हुई है या दिल्ली के जो भी हालात हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी वाला बयान दिया हो। निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लगता है कि दिल्ली में शासन की नकेल को कसना पड़ेगा, तब जाकर के दिल्ली वालों को राहत मिल सकती है। लगता है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ जब तक कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक एक संदेश ब्यूरोक्रेसी को नहीं जाएगा कि दिल्ली में सब कुछ सामान्य है। दिल्ली बहुत बदलती जा रही है, दिल्ली बद से बदतर हो रही है और दिल्ली के जो हुक्मरान हैं उनके पास सत्ता तो उन्हें भोगनी है, लेकिन दिल्ली के लोगों के विषय में उनका कोई सोच नहीं है। बहुत ही शर्म की बात है दिल्ली सरकार के लिए। उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चौधरी ने यूपी योगी सरकार पर जोरदार हमला किया है। इकरा ने धर्मांतरण से जुड़े कानून में किए गए बदलाव पर बात करते हुए योगी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। इकरा हसन ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति करना चाहती है। इसी तरीके से सिविल मैटर में जिस तरह से राज्य सरकार दखल दे रही है वह लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करती है। इकरा ने कहा है कि ये विषय समाज में पहले से हमारे क्षेत्र में भी इस तरह के मामले हुए और मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई भी हो रही है। जब कोई बालिग अपनी सहमति से संविधान में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें सरकार को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहीं फंसाकर या गलत तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है तो हमारे पास जो पहले से कानून है वो पर्याप्त है, लेकिन भाजपा धर्म की राजनीति की वजह से ऐसा कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने नेम प्लेट लगाने का जो आदेश दिया था वो इसी के तहत था। अब उनकी राजनीति दम तोड़ती जा रही है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। जैसा हमारे अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वही बीजेपी का हाल है। लव जिहाद को लेकर इकरा ने कहा है कि समाज में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल जहर घोलने का काम करता है। संविधान दूसरे धर्म में शादी करने का अधिकार देता है। बीजेपी सरकार जो यूपी में कर रही है ये उनकी बौखलाहट है, इसलिए वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। इकरा ने आगे कहा है कि ये खास समुदाय को टारगेट करने के लिए लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सामाजिक मुद्दा है। कई लोग अलग अलग वजहों से दूसरे धर्म में शादी करते हैं। ये सामाजिक मुद्दा है, न कि राजनीतिक मुद्दा। जिसको जिस तरह से जहर बनाकर समाज में डाला जा रहा है उससे पूरे समाज को, देश को और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी से ही जोर लगाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सपा के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं और पूरे दम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को सभी 10 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया है। यूपी में भले ही अभी तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी से उपचुनाव वाली सभी 10 सीटों पर अपनी नजर बना रखी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद एक सीट की समीक्षा कर रहे हैं। बूथवार वोटों के आंकड़ों की समीक्षा भी की जा रही है। इस उपचुनाव में भी सपा संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। सपा कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि आरक्षण बचाव की लड़ाई के साथ जमीन पर उतरना है। पार्टी ने कोर के साथ सभी फ्रंटल संगठनों को उपचुनाव की तैयारी करने के और इससे जुड़े कामों में जुटने को कहा है। अखिलेश यादव चुनाव में कोई कमी छोड़ने के मूड में नहीं है। कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि उपचुनाव वाली सीटों पर बड़े स्तर पर जनसंपर्क किया जाए और उन तक पार्टी की बात को पहुँचाया जाए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुंदुरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझुआ, कटेरी, खैर और मीरापुर में उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटें विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुई हैं, जबकि एक सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद खाली हुई है। इन 10 सीटों में से सपा के पास 5, 3 सीटों पर बीजेपी और एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। सपा इस बार अपनी संख्या को और बढ़ाने की कोशिश में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मुलाकात से यूपी उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
माना जा रहा है कि आरएलडी ने 2 सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है, लेकिन बीजेपी सिर्फ एक ही सीट देने के पक्ष में है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मीरापुर सीट ही आरएलडी को दे सकती है। भाजपा मीरापुर विधानसभा सीट आरएलडी को देने के पक्ष में है। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो उपचुनाव में सीट शेयरिंग नहीं करेगी। बीजेपी का मानना है कि अगर वो आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग करती है तो दूसरे सहयोगी दल भी उसके सामने शर्त रख सकते हैं। हालांकि मीरापुर सीट पर आरएलडी की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि इससे पहले भी इस सीट पर आरएलडी का ही कब्जा था। यहाँ से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। इस सीट पर जाट वोटर्स निर्णायक स्थिति में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को सिर्फ मीरापुर सीट ही देने का मन बना लिया है। हाल ही में आरएलडी मुखिया और केंद्र सरकार मंत्री जयंत चौधरी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई है। आरएलडी ने 2 सीटें की मांग रखी थी। इनमें से मीरापुर और दूसरी अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट बताई जा रही है। खैर विधानसभा सीट अब तक बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। देश के कई राज्यों में इन दिनों बारिश और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक यही हाल देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने इन घटनाओं पर सियासत करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा और इसे दुखद बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आपदाओं पर हो रही राजनीति के लिए बीजेपी और कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और कहा है कि इन मुद्दों पर भी जनता और देश के हितों को ताक पर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेहद दुखद है और चिंताजनक है। इस मामले पर गंभीरता से काम किया जाना जरूरी है। बसपा मुखिया ने एक्स पर लिखा है कि आपदाओं की वजह से देश भर में हो रही जानमाल की भारी हानि पर भी खासकर भाजपा व कांग्रेस द्वारा जन व देश हित को ताक पर रखकर जिस प्रकार से संसद के भीतर व बाहर राजनीति की जा रही है और इसमें भी एक दूसरे को गलत व नीचा दिखाने के अवसर तलाशे जा रहे हैं, ये अनुचित, दुखद व चिंतनीय है। जबकि देश की चिंता ब्लेम गेम की बजाय जलवायु, पर्यावरण की अनदेखी करके जन सुविधा आदि के नाम पर हो रहे असंतुलित विकास को लेकर है, जिसके लिए कांग्रेस व भाजपा की सरकारें ज्यादातर कसूरवार हैं। किंतु अब इसके प्रति पूरी तरह से गंभीर होकर सुनियोजित तरीके से काम करने की जरूरत है। SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने आज अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, OBC पहले ही खत्म हो चुका है और अब आप SC/ST में क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि 1.3% SC/ST लोगों के पास जमीन नहीं है, वे किसान नहीं है और उनके पास रोजगार नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे यहाँ भी भैया ईडी तो पीक एंड चूज करता है ना हो। अब किस पदाधिकारी को फंसाना बीजेपी अपने तरीके से न देखेगी कि कौन बीजेपी का पदाधिकारी है, कौन जदयू का पदाधिकारी है। यहाँ तो बाइफर्केशन हो चुका है, लाला वर्सेस दलित कर दिया है लोगों ने। एक तरफ लाला, एक तरफ दलित। यहाँ तो लाला वर्सेस दलित IAS में चल रहा है। बाप रे बाप, हम तो सुन के परेशान है। प्रमोद कुमार एक IAS थे जो रिटायर कर गए थे और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उसी को पदाधिकारी बना दिए, वो भी बड़े पदों पर। तो नीतीश कुमार जी का तो भ्रष्टाचार के खिलाफ न टॉलरेंस था हो, और भ्रष्टाचारी ही पदाधिकारी। आप इसको समझिए ना भैया। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है सर SC/ST वाले, वो तो बहुत गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ST/SC में क्रीमी लेयर, OBC को तो पहले ही बर्बाद कर दिए। अब ST/SC में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी ST/SC के पास जमीन नहीं है, किसान नहीं है और रोजगार नहीं है। भैया इस पर तो व्यापक चर्चा की जरूरत है सदन में। सर्वदलीय बैठक को जरूरत हो तो अध्यादेश लाया जाए। और यही बात यहाँ के आरक्षण में, जब आरक्षण यहाँ 67% दिया गया तो दोनों दल के जो सरकार थे उन्होंने सही तरीके से उसको प्लेस नहीं किया, सदन में नहीं लाया, सदन के द्वारा नहीं भेजा, कैबिनेट डिसीजन में कुछ त्रुटि रह गई। तो आज जो आप दादा नाना कर रहे हैं तो उस वक्त कहाँ थे? और यदि इतना गंभीर है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल लीजिए, अब मिल के सदन से यहां से भेज दीजिए। हर चीज में राजनीति। पहले ही आपने त्रुटि दे दिया हाईकोर्ट जाने का। आप यदि वो क्लोजर लगा दिए होते तो हाईकोर्ट आपके इस आरक्षण को कैंसिल ही नहीं करता। आरजेडी सांसद मनोज झा ने आज बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ थे तब नीतीश कुमार सामाजिक न्याय के बारे में मुखर थे। एक जाति सर्वे किया गया
और उसके आधार पर आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का मूल्यांकन किया गया था और आरक्षण की मात्रा बढ़ाई गई थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 31 जुलाई को मेरे अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि राज्य का मामला है, या तो नीतीश कुमार ने प्रस्ताव नहीं भेजा है या यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नौवीं सूची में जो है डालना चाहिए, आप कैसे देखिए, मैं चाहूंगा कि इस पर विशद चर्चा हो। बड़ा गंभीर विषय। जब तेजस्वी जी नीतीश जी साथ थे तो नीतीश जी उस समय सामाजिक न्याय के प्रखर इसके साथ थे, तेजस्वी जी की हर बात के साथ थे। सर्वेक्षण हुआ वहां, जातिगत आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां पता की गईं, उसके आधार पर क्वांटम ऑफ रिजर्वेशन में बढ़ोतरी हुई। कैबिनेट की ओर से नोट भी आया। लेकिन दिलचस्प बात आपको बताऊं, 31 जुलाई को मेरे एक अनस्टार्ड क्वेश्चन के जवाब में, जिसमें मैंने 4 हिस्से में पूछा था कितना बढ़ा, क्या इसको 9वीं सूची में कैसे शामिल किया जा रहा है, तो बताया ये राज्य का मामला है। अब यहां पर कोई तो एक झूठ बोल रहा है, कोई एक असत्य बोल रहा है। या तो नीतीश जी ने वो प्रपोजल नहीं भेजा, और अगर वो प्रपोजल भेजा तो यहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी विसंगति है। उस संदर्भ में कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बात रखी और पुरजोर तरीके से रखी कि 9वीं सूची में जब अनुसूची में जब आप शामिल करते हैं तो उसको एक जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है और उसकी आवश्यकता है। बिहार के संदर्भ में देखिए, वहां के सर्वेक्षण की जो हकीकत है, जो डराने वाली हकीकत है, उसके मद्देनजर अमेरिका इजराइल का कितना बड़ा हमदर्द है, ये इजराइल और हमास की युद्ध के दौरान दुनिया देख चुकी है। हिजबुल्लाह के कमांडर शुकूर और हमास चीफ इस्माइल हानिया को शहीद किए जाने के बाद मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग के माहौल के बीच अमेरिका एक बार फिर इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वह यहूदी देश की रक्षा के लिए पश्चिम एशिया में नौसेना के जहाज और अतिरिक्त लड़ाकू विमान तैयार करने जा रहा है। ईरान और ईरान के समर्थन वाली मलेशिया के खतरे को देखते हुए ये तैनाती की जाएगी। ये जानकारी पेंटागन के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने दी है। ये कदम दोनों के बीच 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से उपजे क्षेत्रीय तनाव की गंभीरता को कम करने के लिए उठाया जा रहा है। रक्षा सचिव ने कहा है कि अमेरिका इस क्षेत्र में हमारे कर्मियों और हितों की रक्षा करेगा। इसमें उनके इजराइल की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता भी शामिल है। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी डिफेंस चीफ ने पश्चिम एशिया में ज्यादातर लड़ाकू विमानों को भेजने का आदेश दिया है। रक्षा विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी रक्षा सचिव ने अमेरिकी यूरोपीय कमान और अमेरिकी सेंट्रल कमान क्षेत्रों में एक्स्ट्रा रक्षा सक्षम क्रूजर, बैलिस्टिक मिसाइल समेत अन्य विध्वंसक भेजने का आदेश दिया है। कल रात राष्ट्रपति बाइडेन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई। इस दौरान क्षेत्र में ज्यादा रक्षा क्षमताओं के लिए अमेरिका ने प्रतिबद्धता जताई। रक्षा सचिव ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बात की। इस दौरान उन्होंने इजराइल को अतिरिक्त समर्थन देने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने अक्टूबर और अप्रैल में भी कहा था कि उनकी ग्लोबल डिफेंस डायनामिक है। उनका रक्षा विभाग उभरते राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए शॉर्ट नोटिस पर भी तैनात करने की क्षमता रखता है। अमेरिका भी क्षेत्र में तनाव को कम करने और बंधकों की घर वापसी और गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए बंधक समझौते के हिस्से के रूप में युद्ध विराम पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। बांग्लादेश में लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इन सोशल मीडिया ऐप्स पर लगाए गए बैन को लेकर बांग्लादेश की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि एक रिपोर्ट में सोशल मीडिया बैन को लेकर जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सरकार ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और व्हाट्सएप समेत लोकप्रिय सोशल मीडिया ऐप के यूज पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। इससे पहले शुक्रवार को ग्लोबल आइज न्यूज की तरफ से अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से इस बैन के बारे में जानकारी दी गई थी। रिपोर्ट में भी बताया गया है कि शुक्रवार से ही पूरे देश में सोशल मीडिया साइट्स पर अस्थायी बैन लगा दिया गया है। सरकार ने दोपहर 12 बजे के बाद मेटा के प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क सीमित कर दिया है और इंटरनेट स्पीड भी काफी स्लो कर दी है ताकि वीपीएन का इस्तेमाल करके भी सोशल मीडिया न यूज किया जा सके। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना उनकी सरकार के खिलाफ शुक्रवार को फिर से प्रदर्शन शुरू किए गए। इससे पहले पिछले महीने भी ये प्रदर्शन किए गए थे। इसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। पिछले महीने के दौरान भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बैन लगाया गया था और इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स पर रोक का फैसला किया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षण कोटे पर फैसला आने के बाद मामला थोड़ा शांत हो गया था, जिसके बाद एक बार फिर विरोध प्रदर्शन अब शुरू हो गए हैं।
हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे दे इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।